दोस्तों केटीएम की बाइक्स को तो आपने देखा ही होगा, जो कि आज की यूथ जनरेशन में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग केटीएम के इतिहास और उसकी सक्सेस स्टोरी को नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम आपको इसकी सफलता की पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों वैसे तो केटीएम की स्थापना 1992 में की गई थी, लेकिन इसकी नींव 1934 में ही रख दी गई थी। 1934 में जब एक ऑस्ट्रियाई इंजीनियर जोहान हेंस ट्रंकनपोल्स ने ऑस्ट्रिया के मैटिगोफेन में कार रिपेयरिंग की एक दुकान खोली और दुकान में उन्होंने DKW मोटरसाइकिल और ओपल कार बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी दुकान का नाम क्राफ्टफेयर्ज़युग ट्रंकनपोल्स मैटिगोफेन रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ट्रंकनपोल्स सेना में शामिल हो गए। तब उनकी पत्नी ने उनका सारा काम संभालकर मुख्य रूप से डीजल इंजन की मरम्मत के काम को आगे बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम तेजी से घटने लगा और इसी बीच ट्रंकनपोल्स ने अपनी खुद की मोटरसाइकिल्स बनाने की सोची। इसी के चलते उन्होंने 1951 में अपनी पहली मोटरसाइकिल R100 का प्रोटोटाइप बनाया। इस मोटरसाइकिल के इंजन को छोड़कर, जो कि रोटेक्स कंपनी का था, ज्यादातर पार्ट्स को ट्रंकनपोल्स ने अपनी दुकान पर ही बनाया था। 2 साल बाद 1953 में ट्रंकनपोल्स ने R100 को बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त उनकी कंपनी में सिर्फ 20 कर्मचारी ही काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों सबसे खास बात यह थी कि 20 कर्मचारी एक दिन में 3 नई मोटरसाइकिल्स बना दिया करते थे। लेकिन दोस्तों अभी तक ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। 1953 में ही एक बिजनेसमैन अर्नेस्ट क्रोनरीफ कंपनी में पैसा लगाकर कंपनी के शेयर धारक बन गए और तब कंपनी का नाम बदलकर क्रोनरीफ एंड ट्रंकनपोल्स मैटिगोफेन के रूप में पंजीकृत किया गया। अगले ही साल कंपनी ने R125 टूरिस्ट नाम की बाइक को मार्केट में उतारा। उसके बाद 1955 में ग्रैंड टूरिस्ट बाइक और मिराबेल नाम के स्कूटर को लॉन्च किया गया। 1954 में केटीएम ने ऑस्ट्रियाई 125cc नेशनल चैंपियनशिप में अपना पहला रेसिंग खिताब हासिल किया, जिससे कंपनी का मनोबल और बढ़ गया और चारों तरफ कंपनी की वाहवाही होने लगी। कुछ ही सालों बाद कंपनी ने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक ट्रॉफी 125cc और पहला मोपेड, जिसे मिकी भी कहा जाता है, लॉन्च किया, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। 60 के दशक तक कंपनी ने साइकिल्स बनाना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों अब कंपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ रही थी कि उसी साल 1960 में ही कंपनी के शेयर होल्डर अर्नेस्ट क्रोनरीफ की मौत हो गई। इससे भी बड़ा झटका कंपनी को तब लगा जब 2 साल बाद ही 1962 में कंपनी के फाउंडर जोहान ट्रंकनपोल्स की दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई। अब कंपनी को एक नए मालिक की ज़रूरत थी। इसी बीच जोहान ट्रंकनपोल्स के बेटे एरिच ट्रंकनपोल्स ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली। एरिच ट्रंकनपोल्स की जिम्मेदारी संभालने के बाद कंपनी अपने काम पर तेजी से लौटने लगी और 1971 में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 400 हो गई। 1970 और 80 के दशक तक केटीएम ने मोटर्स और रेडिएटर्स का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया था। यूरोपीय कार निर्माताओं को बेचे गए रेडिएटर्स 1980 के दशक तक कंपनी के व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा बन गए। 1980 में कंपनी का नाम बदलकर केटीएम मोटर फेयर्ज़युबाउ कर दिया गया और 1 साल बाद केटीएम के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 700 हो गई। लेकिन कुछ ही समय बाद कंपनी द्वारा बनाए गए स्कूटर और मोपेड की बिक्री में बहुत तेजी से गिरावट आ गई, जिसके चलते 1988 में प्रोडक्शन को रोक दिया गया। 1989 में कंपनी के मालिक एरिच ट्रंकनपोल्स की भी मृत्यु हो गई। एरिच ट्रंकनपोल्स की मृत्यु से कंपनी की आर्थिक स्थिति नीचे चली गई और कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूब गई। इसी कारण कंपनी का सारा मैनेजमेंट उन बैंक्स को दे दिया गया जिनकी वह कर्जदार थी। इसी के साथ 1992 में कंपनी को 4 नई संस्थाओं में बांट दिया गया, जिसमें से केटीएम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल GmbH ने मोटरसाइकिल के काम को आगे बढ़ाया। 1994 में केटीएम की सबसे मशहूर सीरीज ड्यूक की बाइक्स का प्रोडक्शन शुरू किया गया। 2007 में भारतीय मोटरसाइकिल निर्माता बजाज ऑटो ने केटीएम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल GmbH में 14.5% शेयर को खरीद लिया। 2012 में केटीएम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल GmbH का नाम बदलकर KTM AG कर दिया गया और 2013 तक बजाज
KTM कंपनी में 47.97% की हिस्सेदारी कर चुकी थी। 2015 में KTM का कारोबार 1 बिलियन यूरो तक पहुंच गया और साल के अंत तक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 2515 तक पहुंच गई। आज KTM भारत में सबसे अच्छी स्पोर्ट्स बाइक्स में से एक गिनी जाती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।